अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू ट्रिब्यून में खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हालिया दिनों में गैर मामूली उतार चढ़ाव देखने में आया है। जहां के SC 100 इंडेक्स ने रिकॉर्ड सतह अबूर की हैं, वहीं पर गैर यकीनी अवामिल भी देखने में आए हैं। इस सूरत हाल में न सिर्फ सरमायाकारों बल्कि कारोबारी अफराद पर भी गहरे असरात मुरतब किए हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कि स्टॉक मार्केट में ये तब्दीलियां कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के रुझानात पर क्या असर डाल रही हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मैशियत में इस्तेहकाम लाने के लिए हुकूमती पॉलिसियाँ किस हद तक मौसर रही हैं, और सरमायाकारों को कौन से खतरात लाक हैं और उनके पास कौन से मौके मौजूद हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज पाकिस्तान से मौजूद हैं पाकिस्तान की एक मारूफ कारोबारी शख्सियत, जो कि अमाना मॉल और अमाना रेजिडेंशिया के CEO हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान में कारोबारी हजरात के हवाले से बनाई गई एक तंजीम फिफ्थ पिलर, जिसका मकसद पाकिस्तानी मैशियत को मुस्तहकम करना है, के बानी चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से, आबिद अली भट्ट साहब। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। भट्ट साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा उर्दू ट्रिब्यून में, और आपसे पूछूंगा कि ये जो तंजीम बनाई फिफ्थ पिलर, इसका क्या मकसद था, क्या ख्याल था आपके जहन में? फिफ्थ पिलर जी, ये हमने इसलिए बनाई है कि हम बिजनेसमैन सारे हजरात इकट्ठे होके गवर्नमेंट की हेल्प करें। क्योंकि ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन जा रही है, ये मुझे नहीं लगता कि उनसे ठीक हो पा रही है। सो जब तक ये बिजनेस कम्युनिटी जो बेसिक एक्चुअल इकोनॉमी है, जो चला रहे हैं इकोनॉमी, जब तक ये आगे आके गवर्नमेंट के साथ मिलके पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, मिलके उनके साथ नहीं चलेंगे, ये इकॉनमी ठीक नहीं होगी इनसे। सो फिफ्थ पिलर का मकसद सिर्फ ये है, कोई मराहत नहीं लेना उनसे, कोई मराहत मांगना नहीं है, कोई उनसे उनसे कोई फेवर नहीं लेना, सिर्फ उनको फेवर देनी है। ये जो फिफ्थ पिलर का मकसद ये है कि गवर्नमेंट को फेवर दें और उसके मसाइल को हल करें जो नहीं कर सकते वो। अब पाकिस्तान की तरक्की में, माशी तरक्की में ये कैसे मुआविन साबित होगी? थोड़ा सा इसको आप बताइए कि क्या आपके फिफ्थ लाए पिलर अमल क्या होगा। जी जी। फिफ्थ पिलर जी, जी जी। फिफ्थ पिलर आपका डेफिसिट खत्म कर सकती है, आपका जीडीपी बढ़ा सकती है, करंट अकाउंट डेफिसिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है वो जीरो कर सकती है। हम अब आपके लिए एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, आपके लिए डॉलर ला सकते हैं, इन्वेस्टर ला सकते हैं बाहर से। हम हम बहुत से काम कर सकते हैं अगर हमें मौका दिया जाए तो। आपके ख्याल में पाकिस्तान की मैशियत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त क्या है? पाकिस्तान की मैशियत के लिए जी दो चैलेंजेस हैं। आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपने जो आपका लोकल बजट है ना, वो तकरीबन 10,000 अरब का डिफरेंस है, उसको बराबर करना है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका जो करंट अकाउंट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट है, वो तकरीबन 20 से 30 बिलियन डॉलर का है। ये दो चीजें हमें किसी सूरत भी खत्म करनी है। और मैं आपको कह देता हूँ, ये सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी खत्म कर सकती है। ये ना तो इनका ब्यूरोक्रेसी का इसमें कोई रोल है या ये कर सकते हैं, और ना कोई और अदारा कर सकता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फिफ्थ पिलर गवर्नमेंट का पांचवा स्तून है, इसको एक्सेप्ट करें और साथ मिलाएं इसको। अब तक कितने आपके साथ जो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट और कारोबारी देखें लोग जी, हैं वो मौजूद हैं? हमारे साथ को तकरीबन 150 आदमी है, जो जो एक्चुअली अपनी अपनी अपने अपने इलाकों के चेयरमैन है, तंजीमों के चेयरमैन है, वो सारे हमारे साथ हैं। और उनके पीछे हजारों लोग हैं जो छोटे बिजनेसमैन हैं, साथ हैं हमारे। बड़े तकरीबन 250 आदमी जो मेन मेन टाइकून है, जो फर्ज करो चेंबर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, और उनके चेंबर ऑफ कॉमर्स के तीनों जो सियासी जमात है, वो तीनों की तीनों सिंसियरली पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक साथ होके फिफ्थ पिलर पर काम कर रही हैं। अच्छा बट साहब, ये आपका तरीकाकार क्या होगा कि हुकूमत के साथ मिलकर क्या पॉलिसीज बनाएंगे, क्या लाहेमल बनाएंगे? क्या वजीर खजाना आपके साथ बैठेंगे, या वजीर आजम, या कौन लोग हैं जो जिनसे आप चाहते हैं कि ये हम हमसे हमारे साथ बैठें ये? देखें जी, हमें सिर्फ दो आदमी चाहिए। एक हमें चाहिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, और दूसरा हमें चीफ पीएम साहब साहब। चाहिए। हमारे अच्छा। साथ बैठे, हम उनको लायामल दें, हम उनको बताएं कि ये हम करना चाहते हैं, हमें इजाजत दें और हमें एग्जेक्टिव ऑर्डर्स दें। क्योंकि अगर हम वो दूसरी झगड़ों में, लड़ाइयों में, रास्तों में पड़ गए, वो काम नहीं हल होगा, मसला हल नहीं होगा। अभी हम ये देखें,
मेरी आप जात ले ले, मैं अपनी शॉर्ट्स इनिंग्स खेल चुका हूं। अभी मैं अपना सारी एक्सपर्टीज, सारा जो है अपना जो नॉलेज है, सारा जो अपनी अपना कांटेक्ट है, मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए यूज करना चाहता हूं। इसी तरह सारे जो हमारे साथ हैं, वो सारा कुछ अपने जाती मफाद को भूल के वो अब पाकिस्तान को, इकानमी को बेहतर करना चाहते हैं। यस, इफ द इकानमी इज बेहतर, वी विल मेक लॉट ऑफ मनी। हम सब पैसा बनाएंगे, इकानमी में आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपके जो लोकल जो 26 करोड़ की पॉपुलेशन है उसको भी तो जॉब देनी है, वो इकानमी का कोई पार्ट बन सके। वो हम बिल्कुल कर ठीक। सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी कैसे करेगी? उसका ना पार्ट है ना वो कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, ये आजकल एक पाकिस्तान में उतार चढ़ाव चल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड तोड़ रही है। क्या ये पॉइंट्स इतनी रिकॉर्ड सतह तक पहुंच रही है, किन अवामिल का नतीजा है? क्या वजह है इसकी? क्या बेहतरी हो रही है मैशियत में? मुझे सिर्फ देखे, अभी जो जाहरन, आप बताऊं मैं आपको, जाहरन सिर्फ एक चीज है। अभी जो जो मेन हिट किया है, आपका जो इंटरेस्ट रेट नीचे आया है उससे बड़ा है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो लोग बैंकों में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग बैंकों से पैसे निकाल के रियल बिजनेस में लगाएंगे, रियल बिजनेस में, स्टॉक एक्सचेंज में। ये इसी तरह होता है, हर वक्त ऐसे ही होता है कि जब आपका ये सिंगल डिजिट पे आ जाएगा, आपका स्टॉक एक्सचेंज बढ़ जाएगा। पर मैं आपको रियलिटी में स्टॉक एक्सचेंज जो आप कह रहे हैं ना बढ़ गए, वो इस तरफ कोई आदमी बात नहीं करता। आपकी जो स्टॉक चेंज बढ़ी है ना, ये इसलिए बढ़ी है कि आपका डॉलर बढ़ गया है, क्योंकि एवरीथिंग असेस्ड बाय द डॉलर्स। अगर आप डॉलर के साथ इसको असेस करेंगे, 2008 में डॉलर था 2006 या 7 में 50 रुपए का, 60 रुपए का डॉलर था। तो आप उस वक्त 15,000 16,000 थी ये, 6 7 में ये 15 16 हजार पे थी ये जो है। अगर आप 86। उसका डॉलर था 50 रुपए में, 50 रुपए को आप 6 टाइम लेके जाएं, तो अपना ये आपकी हो गई अपना 300 का डॉलर है। अभी आप 6 टाइम बढ़ गया आपका डॉलर, तो आपकी स्टॉक चेंज भी 6 टाइम ही बढ़ी है, या थोड़ी सी 10 15% और बढ़ गई होगी। तो एक्चुअली स्टॉक चेंज नहीं बढ़ा, आपके रुपए की वैल्यू गिरी है, और स्टॉक की, उसके रुपए की वैल्यू के हिसाब से स्टॉक बढ़ गया है। दिस इज व्हाट हैपन। क्योंकि आपका जो स्टॉक है, फर्ज करो जो एक एक इंडस्ट्री है, उसकी स्टॉक की वैल्यू भी तो बढ़ गई है ना, तो उसके बिल्कुल साथ ठीक। ये भी बढ़ेगा। यानी ये बढ़ते एक, रुपए। ये जी। खुशी की बात नहीं है जो ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड सतह अबूर कर ली। नो, यानी हमारे रुपए की कदर कम हो रही है इसके साथ ही। आपके रुपए की कदर कम हुई है। अब मैंने आपको एक मिसाल दी है, 2000 2006 7 में ये 15,000 की बॉर्डर पे खेल रही थी। अभी अच्छा। उस वक्त 50 रुपए का डॉलर था, अभी डॉलर 300 रुपए का है, असेस 300 पे करते हैं, तो 6 टाइम बढ़ी ना। 15 को 6 से टाइम करें, 90,000 पे चली गई। सही सही। तो ये ऐसे जिनकी रिकॉर्ड सतह अबूर कर ली, रोजाना एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। बकवास, सब झूठ है। सब किसी, मुझे इस तरफ को बात ही नहीं करता, किसी को समझ ही नहीं आ रही। और भाई आपके रुपए की वैल्यू गिरी है, वो नहीं बढ़ी है। बिल्कुल, 2 साल में हमारी रुपए की जो वैल्यू है वो तो काफी हद तक गिर गई है, इसमें कोई शक तीन नहीं है। साल में आप ना हो, पिछले अगर हम 15 साल में चले, जी। अब सॉरी 15 20 साल में चले, तो 6 टाइम गिरी है आपकी, आपका जो रुपया है। अभी मैं जब डॉलर लेके आया था इस कंट्री में 2002 3 में, अब वो 50 रुपए का 47 48 50 के अराउंड था। अभी वो 300 रुपए पे आ रहा है। यानी तो आपको आप भी समझ जाते डेफिसिट हैं। हुआ। तो वही आपकी बढ़ी है ना। मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर आप डॉलर में इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या आपकी वैल्यू वही है जो पहले थी? फर्क क्या है? सही। आप समझते हैं कि हुकूमत की जो मौजूदा माशी पॉलिसी है, ये एक स्टॉक जो मार्केट है इसकी बेहतरी के लिए, कारकर्दगी के लिए मददगार साबित हो रही है? कौन सी पॉलिसी? माशी पॉलिसी जो इस टाइम हुकूमत की है, क्या पॉलिसी है ये? उन्होंने एक ही माशी पॉलिसी है कि उन्होंने डॉलर को थोड़ा कंट्रोल किया है, और वो इससे आगे कहाँ लेके जाना है, जाना भी कहाँ है। इससे आगे कुछ 600 पे तो नहीं ले जाएंगे, 600 पे ले जाएंगे तो आपका कंट्री बैठ जाएगी, तबाह हो जाएगी। तो उधर खड़ी हुई है, वहां पे मुआशी जो है चल रही है। पॉलिसी बेहतर क्या हुई है? पॉलिसी बेहतर नहीं हुई अभी तक जो नहीं, क्या, ढाई मुझे 3 साल समझाया हो ना। चुके मकसद कि सिर्फ ये है कि हमारी जो चीज 10 रुपए की, वो 30 रुपए की हो गई है, तो वहां आके खड़ी हो गई है बस। तो पॉलिसी इसमें कहाँ है? पॉलिसी इस टाइम क्या है जो गवर्नमेंट की है? आपको नजर आ रही है कोई माशी पॉलिसी? इसाक डार साहब आए हैं, नायब वजीर आजम है, क्या अभी ऐसी कोई माशी प्लान बना हुआ है पाकिस्तान का जो नजर आ मुझे, रहा हो कि आपको आने वाले दो नायर तीन साहब एक सालों में? बात समझ लें, एक बात समझ लें। आपकी टोटल जीडीपी 340 बिलियन है।
बिल्कुल। 26 करोड़ की आपकी पॉपुलेशन है। क्या पॉलिसी आप बनाएंगे 340 बिलियन पर स्वाय धार मांगने भीख मांगने के? ये कौन सी पॉलिसी है? तो आने वाले तीन दिनों सौ चालीस बिलियन डॉलर तो यही ना, 350 बिलियन थी कुछ 4 साल पहले। अभी वो 320 पे, 30 पे, 40 पे आई है, जो एक्चुअली फिगर बता रहा है गूगल। तो फर्क कहाँ है? अगर आप उसको डॉलर से कन्वर्ट करेंगे तो आपकी तो हो गई अपना आपने कोई इंक्रीज नहीं किया। अगर हम डॉलर के ऊपर करते हैं तो 340 बिलियन वहां ही है। नहीं, आए दिन हम सुन रहे हैं कि महंगाई की जो सतह है, वो रेशियो है, वो कम थोड़ी होती बहुत जा रही है। देखें, देखें मेरी बात, जल्जला आता है ना तो फिर सेटलमेंट होती है। अभी सेटलमेंट हो रही है। हाँ ये है, लोकल ये है कि जब बैंकों से पैसा निकलेगा ना तो आपका इंडस्ट्री में लगेगा, अपना इकॉनमी में घूमेगा, पैसा बैंक में नहीं पड़ा रहेगा। क्योंकि 22-22, 30-30%, 25-25% के ऊपर आप किस तरह इकॉनमी चला सकते हैं? ना लैंडिंग हो सकती है। लैंडिंग का जो लैंडिंग किसको कर रही थी? गवर्नमेंट लैंडिंग कर रही थी, उनसे बारोइंग कर रही थी। गवर्नमेंट बारो करके 22-22% दे रहे थे। आम बिजनेसमैन तो दे ही नहीं सकता। मैं थोड़ा 25%, 30% दे सकता हूँ इंटरेस्ट? हो ही नहीं सकता। आप एक कारोबारी शख्सियत हैं पाकिस्तान में, और इस हम्म। तरह के हजारों शख्सियत होंगी मौजूद। आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या बाकी हाँ लोग भी इस टाइम इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं पाकिस्तान में, या यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है? देखें जी जुनैर भाई, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, बहुत सारे लोगों ने पैसा बाहर ले गए। गवर्नमेंट को सुनना अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज एंड देयर इग्नोरेंस द पीपल हैव गॉन, एंड जो रह गए वो भी सोच रहे हैं कि यार हम बाहर जा कहीं इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि मसला ये है कि जैसे मैं पैसे लेके आया था, मेरे पैसे 6 टाइम गिर गए हैं बाहर से। मैं क्यों लेके आऊंगा? कोई क्यों लेके आएगा बाहर से पैसा? मैं तो पाकिस्तान की मोहब्बत में ले आया। तो जो बेचारे बाहर के, जो जो जिन्होंने पाउंडों में भेजे हैं, डॉलरों में लेके आए हैं, उनको वापसी तो डॉलरों में चाहिए। तो उनको तो कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा। आप साथ साथ ये प्रॉपर्टी की बिजनेस में भी मौजूद है। क्या हाँ जी। पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी इस टाइम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं, जो पहले रुझान जी था? जी देखें, प्रॉपर्टी में ऐसे ही ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हो रही है क्योंकि हम उसमें हैं। जिसकी जरूरत है ना वो बेचारा ले रहा है, क्योंकि उनकी सारी बहुत ज्यादा जो मिडिल ईस्ट वाले हैं या बाहर के काफी लोग जिनकी मुंसलिक हैं इस लोकल, अपने माँ बाप बहन भाइयों से, उनको घर चाहिए, उनको ये चाहिए, सो दे आर हेल्पिंग देम। और जो जैसे मिडिल ईस्ट वाले हैं वो तो वहां नहीं रह सकते, अल्टीमेटली दे विल हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड ऑफ द एक डे। बड़ी तादाद मिडिल ईस्ट में है पाकिस्तान की, बिल्कुल हाँ जी, ऐसे है। बड़ी था। तो वो तो पाकिस्तान में बेचारे अपना घर बनाएंगे, चीजें बनाएंगे। और प्लस जो आपकी 26 करोड़ की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है जिस रेशो से, उस रेशो से तो आपको घर तो बनने ही बनने हैं, लोगों को चाहिए। और ऑनेस्टली ये सबसे बड़ा जो आपके लिए क्योस आएगा ना, वो आबादी का आएगा। कोई आदमी इसके ऊपर बात नहीं करता। कोई दानिश्वर, कोई आदमी को समझ ही नहीं आ रही। और भाई दिस विल बी दी मोस्ट, आपकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आबादी नहीं होना है। आज 26 है, 10-15 साल, 20 साल के बाद 40 हो जाएगी। क्या ये मुल्क 40 करोड़ की आबादी को कैटर करने के काबिल है? यहाँ तो फूड नहीं, नहीं होगा, पानी नहीं होगा, स्कूल नहीं होंगे, हॉस्पिटल नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा आपके पास। और वैसे जीडीपी नॉर्वे में, वहां वहां हमारी नॉर्वे में जीडीपी इस वक्त देखें, हमारा जो बजट है ना, ये एक ही सूरत में बन सकता है कि अगर हमारी जीडीपी 600 बिलियन पे लेके जाए, 700 पे, 10% पे टैक्स के ऊपर अगर आएगा ना आपको, तो आपको $60 बिलियन आ जाएगा। जिसके ऊपर आपको 20-22 बिलियन डॉलर ना आपके पास, ये जो बराबर हो जाएगा इसका, आपका जो है ना 19,000 अरब, ये बराबर हो जाएगा। तो कैसे मुमकिन है ये, अब कैसे? ये हम कर सकते हैं ना, वी कैन डू इट। दे विल हैव टू सिट विद अस, अदरवाइज दे हैव नो अदर चांस। They will have to sit with us. We are the sincere people for Pakistan. We are the sincere people. Sincerely, we want to do something for this country. And I'm not the only one. There is काफी बड़े बड़े, I'm not talking about हंड्रेड्स ऑफ tycoon, big पीपल। tycoon, because they have no interest. They have उनके देखें, जो हमारे जो हमारे साथ है ना वो सारे विदाउट एनी बेनिफिट दे वांट टू वर्क फॉर पाकिस्तान, बट अल्टीमेटली दे वांट से कि भाई ये हमें पॉलिसी में शामिल करो, कि हम आपको बताएं हमारी जरूरत क्या है। आपको तो नहीं पता कि एक बिजनेसमैन की क्या जरूरत है। ब्यूरोक्रेट तो उसको तो ना उसने कभी जिंदगी में बिजनेस की, ना उसने कभी करनी है। तो उस वो कैसे हमारी पॉलिसी बनाएगा? हम उसको बताएंगे यार इस तरह करो, हम आपको पैसे भी ज्यादा देंगे और हम फ्लॉरिश भी ज्यादा करेंगे। अच्छा, ये आपको कैसे, आपको क्या लगता है कि गैर मुल्की जो सरमायाकार हैं
वो इस टाइम पाकिस्तान में कितने परसेंट मौजूद है, कितनों ने पाकिस्तान से सरमायाकारी तो भाई निकाल ली है? कुछ भाग गए हैं, कुछ भागने का सोच रहे हैं। अल्टीमेटली मैं आपको कह रहा हूं, मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है इसमें अपना अकान, मुझे नहीं लगता कोई मकसद है कि वो गवर्नमेंट का अपनी इंटरेस्ट तो सिर्फ तरमीम करने पे है ना, अपने तरमीम मुकदमात, करने पे, अपने मर्जी के सिक्योरिटी जजेस ऑफ लगाने पे। सिक्योरिटी ऑफ बीइंग, फॉर देयर बीइंग, दिस इज नथिंग एल्स। everyone is securing for them to be in the government, there's nothing else। अच्छा लेकिन मैंने मैं देखे। आपको बताऊं, देखिए मसला क्या है, देखें हमारा मसला क्या है। मैं एक एक ये जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वहां पे सारी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है। उनका मुझे समझ नहीं आती उनका वहां क्या काम है। मकसद ये है कि बाहर से जो आदमी आता है, जितनी अच्छी एक बिजनेसमैन डील कर सकता है उनके साथ, ब्यूरोक्रेसी कैसे कर सकती है। बिल्कुल ऐसे है। तो वही हमारा ये सबसे बड़ा ये भी है, एजेंडे में ये भी शामिल है कि भाईजान, स्टॉक ये जो है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर से लोगों को लाना, उनसे बिजनेस करना, डील करना, ये बिजनेसमैनों को दें। वहां पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन बैठाएं, और वो बिल्कुल। बाहर अपने जैसे मैंने एक फर्ज करो यहाँ पे एक मारावाना की पुलिस ही बन रही है, वो पिछले 5 साल से बन रही है और अभी तक नहीं बनी उनकी। अभी तक सिर्फ अथॉरिटी की है, पुलिस ही नहीं बन रही। उनके महकमे जो आपस में वो कंट्री के लिए सिंसियर नहीं है, अपनी अथॉरिटी के लिए सिंसियर, हमारा ये काम है, ये इसका काम है। ओ भाई, गवर्नमेंट थिंक वन थिंग कि यू हैव टू रन इट, दे वन वन मिनिस्ट्री रन इट। अभी 15 मिनिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व हुई है यार। पिछले, अच्छा मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने एक ये जो हेम्प हेम्प कहते हैं, भांग के ऊपर ना बहुत ज्यादा मेडिसिनल यूज हो रही है, और ये बहुत यूज हो रही है, और बिलियंस की है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, बैंकॉक, ये जो थाईलैंड है, उसने अपनी पॉलिसी बना के मार्केट में की है। उन्होंने $2 बिलियन की एक्सपोर्ट की है विद इन 1 ईयर, $2 बिलियन की। अभी इनको इनसे पॉलिसी नहीं बन रही है यार, व्हाट इज दिस। मैंने एक अपने दोस्त को फोन किया, मैंने कहा यार कि यहाँ, ये मैं पिछली जनवरी की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ ये मुझे पता है कि लाइसेंस इशू करने लगे हैं। तो मैंने उसको बोला, अपना स्विट्जरलैंड का एक मेरा दोस्त है, मैंने उसको बोला कि यार हम पाकिस्तान में ना, आप जो युगंडा और कीनिया से ग्रो करवा रहे हो, हम यहाँ पे ग्रो करते हैं पाकिस्तान में, और आप हमारे साथ पार्ट। उसने कहा ठीक है बट साहब, आपको $30 मिलियन की बिजनेस दूंगा 1 ईयर। आप उधर, मैं मशीनरी दूंगा, मैं सीट दूंगा, आप उधर ग्रो करके भेजें। आई विल गिव यू ऑर्डर फॉर $30 मिलियन फॉर फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर अगर आप ज्यादा ग्रो करते हैं, आई विल गिव यू लॉट ऑफ बिजनेस। तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला कि यार ये कंपनी है स्विट्जरलैंड की, ये हमारे साथ है। अच्छा जी, हम पॉलिसी बना रहे हैं, 1 साल हो गया पॉलिसी नहीं बनी। और 1 साल में उन्होंने पॉलिसी बना के $2 बिलियन की एक्सपोर्ट भी कर दी। इस साल मेरा ख्याल है कि उनकी $4 बिलियन की एक्सपोर्ट होगी थाईलैंड की। वो बिल्कुल मैं ये बिल्कुल कह रहा ठीक। हूं कि जब तक ये हमें शामिल नहीं करते पुलिस में, ये उनका मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आज आपने वक्त दिया। नाजरीन, आबिद अली भट्ट साहब जैसे लोग, ये सही मायनों में पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं, जो अपना पैसा पाकिस्तान लेके आए हैं। बट भट्ट साहब के बारे में जहां तक मुझे इल्म है, ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस कराने वाले, नोकिया मोबाइल पाकिस्तान में लेके आने वाले शख्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में नोकिया मोबाइल लेके आए और पाकिस्तान में अपना तमाम पैसा, सारी जिंदगी यूके में गुजारने के बाद पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आए। और इनकी डेफिसिट देखें कि जो $1 100 रुपए के बराबर था, आज वो 300 के बराबर है। आप देख सकते हैं कि 50 रुपए कितना पे, मैं 50 रुपए पच, पे लेके आया। 50 रुपए पे लेके आए थे। आज ये देखो, डेफिसिट कितने टाइम्स इनको हुआ, लेकिन 6 टाइम। इसके बावजूद वो ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें। ये वो लोग हैं जो सही मायनों में पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं, ना कि इनके बाहर पैसे हैं, ना इनके कामें हैं, ना इनकी जायदादें हैं, ना इनके बच्चे बाहर हैं। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब से हमारी दरख्वास्त है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए भाग दौड़ करते हैं, कभी सऊदी अरब, कभी रूस, कभी कभी अमेरिका, कभी लंदन। क्या वो पाकिस्तान के अंदर अपने लोगों को नहीं देख सकते? अपने शहर के अंदर अपने कारोबारी हजरात जो मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने के लिए हाजिर हैं, जो इस टाइम बैठे हैं, क्या इनको पाकिस्तान की जो माशी कोई कमेटी है, कोई थिंक टैंक है, उसके अंदर पॉलिसी मेकिंग में अगर शामिल करें तो क्यों ना पाकिस्तान तरक्की करे? नाजरीन, इंडिया में 90s की दहाई में इकोनॉमिक एक इमरजेंसी लगी थी, जिसके बाद आज आप देख सकते हैं कि इंडिया दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से एक इकोनॉमी है। क्या था कि वहां पे कारोबारी लोगों को आगे लेके आए थे, वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आगे आए, और
उस मुल्क ने तरक्की की, आज वो दुनिया की बड़ी मैशियत में से एक मैशियत है, कोई इंडिया को छेड़ के राजी नहीं है। उसकी वजह क्या है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं इकोनॉमिक, पाकिस्तान उनका मसला ही नहीं रह गया। हम तो अब तक इस मसले को देख रहे हैं कि हमने अगली कर्जे की किस्त कहाँ से देनी है, हमने अपने बिजली के बिलों में से लोगों को निचोड़ना कैसे है। तो जनरल साहब आपसे दरखास्त है, वजीर आजम साहब आपसे दरखास्त है कि आबद अली भट्ट साहब जैसे लोगों से मिलें, इनके साथ मिलकर पॉलिसीज बनाएं जो सही मायनों में सिंसेरिटी के साथ पाकिस्तान के लिए कुछ करने को तैयार हैं, सियासतदानों की तरह यहां से पैसा निकालने के लिए नहीं बैठे हुए। इसके साथ ही उर्दू ट्रिब्यून से मोहम्मद जुनैर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।